फ्राइडे आपको मिलते हैं। तो हमारी कोशिश हमेशा की तरह ये रहती है कि इन्फॉर्मेटिव सेशन हो और साथ ही साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो। तो आज फिर एक दो हम टॉपिक लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और हमारे साथ हैं मिस्टर दीप अरोड़ा जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं और डायरेक्टर हैं माई वीज़ा ओवरसीज़ एजुकेशन के, और लुधियाना में ऑफिस है हमारा, और जहाँ पर हम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन जैसे कि हर बार की तरह करने की कोशिश करते ही हैं। और आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा इंतज़ार भी करते हैं और हर बार की तरह एक अच्छा नया और एक छोटा सा टॉपिक लेकर हम आए हैं जो कि एक कॉमन टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को नहीं है। इसलिए ये टॉपिक आज रखा गया है कि जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जैसे कि विज़िटर वीज़ा ऑन अराइवल है, उस बारे में हम बात करेंगे सर से। और दूसरी चीज़ जो है हम बात करेंगे कि जो हम अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको इम्प्रूव करते हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। दो टॉपिक मैंने साइमल्टेनियसली सर को इसलिए बोल दिए तो ताकि सर की जो एक्सपर्टाइज है उसमें, तो सर की नॉलेज के हिसाब से एक टॉपिक देना बहुत छोटा हो जाएगा। दोनों टॉपिक साइमल्टेनियसली ये इंटर रिलेटेड भी हैं और साइमल्टेनियसली सर अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सोनिया। सो वी वेलकम यू ऑल्सो कि आप हार्ड वर्क करती हैं और आपका जो लोगों के साथ कनेक्शन है दैट इज़ मार्वलस। जैसे कि आज हमने बताया कि आज हम ऑन अराइवल वीज़ा के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, और सेकंड हम बात करेंगे कि क्या ट्रैवल हिस्ट्री का हमारी जो फाइल है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं दीप अरोड़ा, डायरेक्टर माई वीज़ा ओवरसीज़ एंड गुमार मंडी लुधियाना से हम लाइव है, और सेकंड ऑफिस जैसे आपको मालूम है कि श्री गंगानगर में है और मिस्टर सिकंदर अरोड़ा वहाँ से उस ऑफिस को ऑपरेट करते हैं। किसी की भी कोई इंक्वायरी होती है, क्वेरीज होती हैं, तो आप मिस्टर सिकंदर को डायरेक्टली बात कर सकते हैं। 10 to 6 कभी भी आप अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ के ऑफिस मिल सकते हैं। लुधियाना में ऑफिस मिलना हो तो आप भी जैसे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मालूम है और स्क्रॉलिंग के साथ भी आपको डिस्प्ले हो जाता है 9815873700 पे आप 10 to 6 कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल सकते हैं। मिलने की कोई फ़ीस हम नहीं लेते, और जैसे कि हमको मालूम है कि हमारे जो वीडियोस हैं 180+ वीडियोस इस टाइम पूरी धूम मचा रहे हैं, एंड माई वीज़ा वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द पंजाब। आपके ट्रस्ट की बदौलत, उस परमात्मा के आशीर्वाद की बदौलत आज जो भी है हम आप सभी के विश्वास की बदौलत है। तो आज का टॉपिक जो लेने की कोशिश कर रहे थे, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आम तौर पे हमें पूछा जाता है। जैसे सोनी मैम ने बताया कि इनको भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑन अराइवल वीज़ास कंट्रीज़ कौन से हैं, कैसे जाएं, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, या ट्रैवल करना हो तो उससे पहले कुछ कंट्रीज़ में जाना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है। तो उसके बारे में अगले 10-12 मिनट में हम खुल के चर्चा करेंगे। और कोई सपोज टॉपिक रह जाता है या आपकी कोई क्वेरीज होती है तो वो हम नेक्स्ट सेशन में भी उसको ले सकते हैं। राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री की हमारी जो प्रोफाइल है, जो फाइलिंग करते हैं हम, उस पर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री ही मायने नहीं रखती। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो कि आपकी वीज़ाज़ की जो प्रोसेसिंग है उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है। सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न, जिसे रिटर्न्स कहते हैं। या कोई जे फॉर्म भरता है जो किसानी सेक्टर्स के साथ हैं, जो फार्मर्स हैं वो जे फॉर्म भरेंगे, और जो कहीं जॉब करते हैं एमएलएम कंपनी में तो उनके लिए फॉर्म 16 होता है, और आम जो सेल्फ एम्प्लॉयड है जिनके पास एंटरप्रेन्योरशिप है तो वो आईटीआर भर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आईटीआर्स मायने रखती है। दूसरा, आपका जो बैंकिंग है वो मायने रखता है। अब थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं कि क्या ट्रैवल हिस्ट्री हमारी फाइलिंग पे क्या इम्पैक्ट डालती है। देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये हमें जानना पड़ेगा। और ट्रैवल हिस्ट्री एज फैक्टर के साथ चलती है। जैसे मान लीजिए कि किसी की एज 25 से 30 साल, फॉर एग्जांपल वो 40 ईयर्स का भी है, 25 से 40 साल के बीच में है। अब वो फ्रेश पासपोर्ट पे कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहा है। हो सकता है कि उसको इमिग्रेशन ऑफिसर या वीज़ा ऑफिसर ये देख के वीज़ा रिफ्यूज़ कर दे कि ये पर्सन फर्स्ट टाइम जा रहा है, फ्रेश पासपोर्ट है, तो ये वापस नहीं आएगा। ट्रैवल हिस्ट्री का ये मतलब होता है कि यू आर फॉन्ड ऑफ, यू हैव अ हैबिट टू गो टू कंट्रीज़,
कि आपका एक आपकी हैबिट बनी हुई है घूमने फिरने की, ब्यूटी देखने की कंट्रीज़ की, उनको कल्चर को जानने की, तो उसके बेसिस पे आपका जब ट्रैवलिंग हिस्ट्री देखी जाती है तो फिर वीज़ा ऑफिसर को ये कंफर्म होता है कि आप सपोज सिंगापुर होए, मलेशिया होए आप, थाईलैंड होए हैं, कंबोडिया होए आप, या इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऐसे कई कंट्रीज हैं जो डाउन द लाइन 4 5 6 कंट्रीज आप इमीडिएटली जा सकते हैं और आपका अराइवल एंड डिपार्चर कि आपका जो प्रूफ है आपके पासपोर्ट पे लग जाता है। तो एक बहुत बेनिफिशियल फैक्टर रहता है कि आप ट्रैवल करके आए हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग से आपकी हैबिट शो होती है कि आप कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ उनकी जो कल्चर है, उनकी जो ब्यूटीज़ है वो देखना चाहते हैं। पर ये बात सिर्फ और सिर्फ वीज़ास पे डिपेंड नहीं करती कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो तभी वीज़ा लगेगा। लेट्स सपोज कि इसकी एज 65 है, 60 अबव है, अब वो ट्रैवलिंग नहीं भी की, फिर भी उनका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस का वीज़ा लग सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ट्रैवल हिस्ट्री भी आपके फिनांस पे डिपेंड करती है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा फिनांस है और आप कहीं नहीं गए तो कोई बात नहीं, आप कनाडा डायरेक्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, आपको वीज़ा मिल सकता है। यदि आपकी इनकम भी कम है या एट पार है, आपको लगता है कि मुझे कुछ कंट्रीज़ में जाना चाहिए और वहाँ पर मुझे एक एडवेंचर शो करना चाहिए कि मैं वाकई ही इन कंट्रीज़ में घूमने का शौकीन हूँ, और वीज़ा अफसर ये देखता है कि यस कि यू आर इन द हैबिट्स ऑफ ट्रैवलिंग द कंट्री, सो फिर आपको वीज़ाज़ के चांस बन जाते हैं। सो ओवरऑल मैं इस बात को समराइज़ करूँ, इस 5 मिनट की बात को, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग है, आपकी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो मैटर करती है। अब जैसे कनाडा के लिए लास्ट 5 साल की वो ट्रैवलिंग हिस्ट्री देखते हैं। अब जो पर्सन ने 2015 में ट्रैवल किया हुआ है किन्हीं भी कंट्रीज़ में, तो वो सारा नल एंड वाइड हो जाता है। अब कंट्री ये कहती है कि पिछले 5-7 सालों में आपने कहाँ पर गए हो, तो वो भी देखते हैं आपकी हैबिट, वो भी आपका फिनांस देखते हैं, आपका इंटरेस्ट देखते हैं। तो बाकी जो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग सॉफ्टवेयर है, कोई कंट्री 10 साल पुराना आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री मांगती है, कोई 5 साल पुरानी हिस्ट्री मांगती है, कोई कहती है कि जितना आप, जब तक आपकी एज है, जब से आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो बताइए कौन कौन सी कंट्रीज़ में आप गए हैं, रिफ्यूज़ल्स को बताइए। तो हर चीज़ को आपको सॉफ्टवेयर पे बताना पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है, बस सभी केसेस में नहीं करती। ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री करनी पड़ेगी तभी वीज़ा लगेगा। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो एक अच्छा कंसल्टेंट जो आपको इस चीज़ के लिए गाइड कर सकते, तो आप पंजाब में बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं, अपने लोकल एरिया में किसी के साथ भी जाकर आप ये कंफर्मेशन ले सकते हैं। जी सर, काफ़ी इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट हम कवर करना चाहते हैं कि कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि जिनके पास वीज़ा ऑन अराइवल है, मतलब यहाँ से वीज़ा लेकर नहीं जाना पड़ता। तो एक तो मोटा मोटा मुझे ये समझ में आता है कि इसका मतलब यही हुआ कि वो किसी भी हालत में रिफ्यूज़ल नहीं करेंगे, है ना। तो वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब वही है, क्योंकि हम ट्रैवल करके पहुँच भी गए हैं। तो आप उस पर थोड़ा सा बताइए कि जो वो कंट्रीज़ हैं और कौन सी कंट्रीज़ हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री इंप्रूव करने के लिए ट्रैवल भी कर लें, और जो अच्छी भी इंटरेस्टिंग हो, वैल्यू फॉर मनी हो, कि हम जितना एक्सपेंस उस पर कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, वो वर्थ हो, जहाँ वहाँ पर जाना वर्थ हो, कुछ हमें सीखने के लिए, कुछ देखने, कुछ एक्सपेरिमेंट और कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए भी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है सोनी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि मैक्सिमम कॉल्स आपको भी आती होंगी, मुझे भी आती हैं कि सर सेटलमेंट के लिए बताइए कोई ऐसा कंट्री जहाँ पर जो इंडियन जो पैसा है वहाँ पर जाके उसकी वैल्यू बढ़ जाए और हमारी सेटलमेंट भी हो जाए। कई बार यहाँ पर जो आज के बिजनेस है वो बहुत टफ दौर से चल रही हैं, बहुत मुश्किल है आज के टाइम में बिजनेस को सेट करना। तो कई लोग सोचते हैं कि यहाँ पर तो हम कुछ छोटा बिजनेस करेंगे तो हमारा जो समाज है, हमारी सोसाइटी है, वो हमें किसी गलत आंख से देख सकते हैं। बट यदि हम बाहर कंट्री को मूव कर जाएं तो हमें लगता है कि वहाँ पर जाके हम कुछ छोटा मोटा काम भी कर लें तब भी हम राइज कर सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में इंडियन पासपोर्ट्स को 60 कंट्रीज़ का 60 कंट्रीज़ का ऑन अराइवल वीज़ा का परमिशन है। जो आपके पास सपोज इंडिया का पासपोर्ट है, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग वीज़ाज़ की ऑन अराइवल है। किसी कंट्री में ज़्यादा, लेट्स सपोज आप सिंगापुर में हो, जापान में हो, तो आप 180+ कंट्रीज़ में जा सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड है।
और जैसे हमारा इंडिया का पासपोर्ट जो है वो 60 कंट्रीज़ के लिए ऑन अराइवल वीज़ाज़ के लिए है, क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ें फैक्टर होती हैं कि पॉलिटिकल आपका कैसे लिंक है दूसरी कंट्री के साथ, वो एक खैर डिफरेंट टॉपिक है, उस पर तो हम बात नहीं कर सकते। पर 60 कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। मेजर कंट्रीज़ में देखिए हम चाहते हैं कि आप उस कंट्री में जाएँ जहाँ पर आपकी वैल्यू भी बने। अब 60 कंट्रीज़ में नाम बोलूँगा वो तो पॉसिबल नहीं है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जैसे आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, छोटे छोटे आइलैंड हैं, टापू हैं, उनको भी कंट्रीज़ का दर्जा मिला हुआ है। बट मैं यदि बात करूं तो फिजी जो है वहाँ पर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में ये 63 आइलैंड्स का कॉम्बिनेशन है, तो आप फिजी जा सकते हैं। उसके बाद जॉर्डन है, पर जो बातें मैं कर रहा हूँ ये आपको कुछ ना कुछ चेकलिस्ट चाहिए होती है। आप जॉर्डन पास होता है तो ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। कतर है, वहाँ पर जा सकते हैं। आप मॉरिशस जा सकते हैं। उसके बाद आप थाईलैंड का जो है ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाता है। सर्बिया का, कतर का, ऐसे कई कंट्रीज ऐसे हैं जो आपको वीज़ा देते हैं, जिसमें कंबोडिया की बात की है और मॉरिशस की मैंने ऑलरेडी बात की है। जिम्बाब्वे में आप जा सकते हैं। तो 60 कंट्रीज़ में जो मैंने ये 5-6 कंट्रीज़ बोले हैं, इन कंट्रीज़ में आप ऑन अराइवल वीज़ा लेते हैं। मॉरिशस बहुत डिमांड में रहता है। मॉरिशस हम समझते हैं कि एक पैराडाइस है पूरे अर्थ का, जहाँ पर लोग उसमें घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर होटल की एक इंडस्ट्री है, एक टूरिज़्म की इंडस्ट्री है, जहाँ पर आप हॉस्पिटैलिटी के इवन पढ़ने के लिए जा सकते हैं और वहाँ पर आपका करियर भी सेट हो सकता है। बहुत ही कम खर्चे में आप वहाँ पर सेट हो सकते हैं। और यदि मैं बात करूँ कुछ और कंट्रीज़ की, तो नो डाउट कि आप शेंगन कंट्री की बात करें, वहाँ पर ऑन अराइवल नहीं मिलता आपको वीज़ा, कॉस्टली कंट्री है। तो स्टार्टिंग आप इन कंट्रीज से करिए, उसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी, साथ में आप काम भी करते हैं। काम करने के बाद दूसरी कंट्रीज में आप मूव कर सकते हैं। सो इंडिया में यदि सपोज आपको लगता है कि यहाँ पर मेरे सेटलमेंट के चांसेस कम है, तो यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे कि ऑन अराइवल वीज़ाज़ के लिए कौन कौन सी कंट्रीज़ एप्लीकेबल हैं इंडियन पासपोर्ट्स के लिए, तो यू विल फाइंड कि देयर आर 60 कंट्रीज़ कि जहाँ पर आप बिना वीज़ा लिए जा सकते हैं। पर बिना वीज़ा लिए का मतलब ये नहीं होता कि आपने बस पासपोर्ट उठाया और चल पड़े। आपको होटल बुकिंग दिखानी पड़ती है, आपको इंश्योरेंस है, मेडिकल्स है, तो जो उनकी चेकलिस्ट है। अब हो सकता है कि जिस कंट्री में पहुंचे और वहाँ पर आपके पास कुछ ऐसी चेकलिस्ट में कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो, जहाँ पर आपको वो डिपोर्ट करते हैं। डिपोर्ट मीन्स वापस भेज दें, डिपोर्ट तक नहीं करेंगे, तो वापस भेज सकते हैं। तो आपका जो आने जाने का एक हरासमेंट है, पैसा तो आपका नुकसान होता ही है, टाइम वेस्ट होती है, हरासमेंट बहुत ज़बरदस्त होती है। तो कोशिश ये करिए कि किसी भी कंट्री में जाना हो तो उसका जो चेकलिस्ट है वो आप देख के जाइए जी। तो सर आप ये कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ में जाना है? और मैंने मोस्टली देखा है कि लोग ज़्यादा सिंगापुर, मलेशिया जाते हैं, तो उसका कोई खास रीज़न है? देखिए बिल्कुल आपने सही पॉइंट पकड़ा, क्योंकि जो मैंने अभी 60 कंट्रीज़ की बात की है वो तो ऑन अराइवल वीज़ाज़ हैं, राइट। आपको यहाँ से वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सिंगापुर का तो आपको नेचुरली कि जहाँ से वीज़ा लेना पड़ेगा इंडिया से, तभी आप वहाँ पर जा पाएंगे। तो यदि मैं सिंगापुर की बात करूँ या मलेशिया की बात करूँ या थाईलैंड की बात करूँ, थाईलैंड नो डाउट कि आप ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं, बट जब आप सिंगापुर का और मलेशिया का वीज़ा ले ही रहे हैं तो आपको थाईलैंड का वीज़ा भी यहाँ से ले लेना चाहिए, ताकि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और आपके इंडोनेशिया में भी ऑन अराइवल वीज़ा है, बट आप वीज़ा लेके जाइए। और आगे आपने फिलीपींस जाना है। कहने का मतलब ये है कि ये मैंने 5 कंट्री बोली हैं, जब कंबोडिया को भी बीच में इन्वॉल्व कर लें तो 6 कंट्रीज़ में आपका अराइवल और डिपार्चर की जब आपकी स्टैंप लगती है 5, 7, 10 दिन का, यदि आप ये टूर रखते हैं तो तकरीबन लाख, सवा लाख में ये सभी 6 कंट्री आपकी कवर हो जाती हैं। एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है वीज़ा ऑफिसर पे, तो ये आपकी मनी को वैल्यू ऐड करती हैं। ऑन अराइवल वीज़ा ठीक है, मतलब आप एक घूमने फिरने के शौकीन हो, वो एक अलग इम्पैक्ट है, बट यदि आप वीज़ा लेके जाते हो तो उसका तो ट्रैवल हिस्ट्री पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लो यूएई जाना आपने दुबई है या शारजा है, फुजारा है, या अलग अलग जो 5 स्टेट्स हैं यूएई की, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरात की, तो वहाँ पर जाते हैं तो अब वो वीज़ा लेके जाएंगे आप, नो डाउट, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट है। सो वीज़ा ऑन अराइवल, जैसे मान लीजिए आप इक्वाडोर जाना है तो वीज़ा आप ऑन अराइवल भी ले सकते हैं वहाँ पर जाके, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट जो कंट्रीज़ वीज़ा लेके जाती है तो उनका ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। जी जी। तो सर आपकी बात
पूरी बात से ये कुछ मुझे समझ में आया है कि एक तो अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, बेसिक बॉटम लाइन यही है कि आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, जिससे तो आप वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं उससे। जी, जिससे आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो इम्प्रूव होती है और पता चलता है कि ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है। और आगे जब किसी भी कंट्री के लिए हम अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, तो वो एक समझ में आता है कि हाँ ये इंसान घूमने फिरने के पर्पज से ही आ रहा है। ऑब्वियसली फिर बाद में जो भी उनके प्लान्स अगर चेंज होते हैं तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बात जो आपकी बातों से मुझे समझ में आई है कि आप यू कैन स्टार्ट विद एशियन कंट्रीज जो नज़दीक हैं हमारे। हाँ बिल्कुल, इंडिया के नज़दीक है और इजी अवेलेबल है, क्योंकि अब वीज़ाज बहुत कम रिफ्यूज़ होते होंगे अनटिल अनलेस कि आपने कोई क्राइम ना किया हो या आपने कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन ना दिया हो, आपने कुछ गलत कमिटमेंट ना की हो उस फॉर्म में, तो वीज़ाज मिल जाते हैं। सिंगापुर का और दुबई का और मलेशिया का, थाईलैंड का कोई वीज़ाज की दिक्कत नहीं आती। तो आपका ये शो होता है कि यस कि यू आर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर टू दिस कंट्रीज। जी बिल्कुल। और क्योंकि ये नज़दीक होने की वजह से, एशियन कंट्रीज होने की वजह से, एक तो हमारा कल्चर काफ़ी मिलता है और हमें भी इंटरेस्ट आता है, हम रिलेट कर सकते हैं अपने कंट्री के कल्चर से दूसरे उनके कल्चर के लिए। तो और दूसरी बात ये आ जाती है कि ये पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते। हाँ, तकरीबन लाख सवा लाख में आप 6 कंट्रीज को कवर कर सकते हो 7-10 दिन के लिए भी। हाँ, पर ये चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि 25 दिसंबर का जो फेस्टिव सीजन होता है, या वो 5-7 दिन होता है, या जून का महीना जहाँ पर बच्चों को छुट्टी होती है ऑल ओवर इंडिया, तो यहाँ पर पैकेजेस थोड़े से कॉस्टली बन जाते हैं। आप कोशिश करिए कि इन दिनों को, इन महीनों को छोड़ के यदि आप बाकी महीने जाते हैं तो फिर वो बहुत आप जैसे बोला कि पॉकेट फ्रेंडली हो जाते हैं। जी ऑब्वियसली जब हम इवन इंडिया में भी हम ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ता है कि अगर वेकेशन है और पीक सीजन है तो फिर सारी चीज़ें महंगी पड़ती हैं। तो सेम वे दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए भी हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। एशियन कंट्रीज़ में हम इसलिए ट्रैवल करते हैं कि थोड़े एक पॉकेट फ्रेंडली हैं, और ये ध्यान दिया जाए कि अगर हम पीक सीजन में ना जाएं तो काफ़ी हमें रीज़नेबली वो पड़ जाते हैं प्राइस वाइज भी, और फिर हमें घूमने फिरने के भी वहाँ दिक्कत नहीं होती है, साइट सीइंग वगैरह के लिए ज़्यादा क्राउड नहीं होती है। तो वो हमें एक बेनिफिट, उतने जो पैसे हम बचाते हैं उसकी शॉपिंग भी कर सकते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल ठीक। और ये एक जो बेस बन जाता है, देखिए जब आप सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया जाते हैं उसके बाद फिर आप कोशिश करिए कि शेंगन का वीज़ा भी आप अप्लाई करिए। अब शेंगन में 26 कंट्रीज है, जिसमें पोलैंड है, स्पेन है, स्विट्ज़रलैंड। लोग बहुत बुरी तरह से इसके पीछे दीवाने रहते हैं कि कहीं पर हमें शेंगन का वीज़ा मिल जाए। तो ये वीज़ा मिल गया, फिर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करिए, यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर दिए, फिर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करिए। जिनकी एज 40 साल से कम है, हाँ जिनकी 40 प्लस हो चुके हैं तो उनके लिए ट्रैवल इतना मायने नहीं रखता। बट ये मतलब नहीं है कि वो ट्रैवल नहीं करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक आप इजीली पहुंच सकते हैं बीइंग अ विजिटर और टूरिस्ट। यहाँ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी जो सर की बातों से ही निकला है कि ये मस्ट नहीं है, ये सिर्फ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इज वन ऑफ द फैक्टर इन योर प्रोफाइल, कि जहाँ पर आपकी आईटीआर है, बैंकिंग है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है, और देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। इसमें ट्रैवल हिस्ट्री भी आपकी मायने रखती है। बट जरूरी नहीं कि ट्रैवल हिस्ट्री आपने नहीं की तो वीज़ा लगेगा, ऐसा नहीं होता। तो ये आपकी प्रोफाइल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देती है। बिल्कुल। और दूसरा, आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाके पूछना पड़ेगा कि आपकी एज कितनी है, आपकी अर्निंग कितनी है, आपकी सेविंग कितनी है, आपने कैसा पैसा कैसे रखा हुआ है। तो उसके हिसाब से आपको बता सकते हैं कि आपको ट्रैवल करने की जरूरत है या नहीं है। अब हमारे पास कोई 60 साल का बंदा आता है, उसके पास करोड़, 100 करोड़, सवा करोड़ पड़ा हुआ है, उसकी अच्छी प्रॉपर्टी है, तो वो ना भी ट्रैवल करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी तो बिल्कुल आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर बनिए, वैसे भी अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, और स्टार्ट कीजिए एशियन कंट्रीज से, फिर शेंगन जो है सर ने बोला है, और उसके बाद यूके वगैरह आप जाइए। उसके बाद जब आप यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो आपका बहुत अच्छे से स्वागत होता है और आपको वीज़ा जो है वो इजीली मिल जाते हैं। तो एक नॉर्मल सा कॉमन सा टॉपिक हमने लिया और कोशिश की कि उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए और उसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। हमेशा की तरह हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह आप हमें अपने लाइक्स दीजिए और कमेंट्स कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, सो दैट हमें एक फीडबैक जो मिलेगी उसी बेस के ऊपर हमारे एक मोटिवेट रहते हैं, वी आल्सो गेट मोटिवेशन, कि ताकि हम अगला सेशन फ्राइडे को 5 बजे 23 सितंबर, आप याद रखिए, हम ज़रूर आपके सामने आएंगे लाइव सेशन लेकर। आपको रिमाइंडर भी भेज दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ठीक है, थैंक यू सोनिया, थैंक्स ऑल, थैंक यू।